हेलो एवरीवन, दिस साइड अंजलि आर्या। और आज हम करने वाले हैं नॉलेज ऑफ आईसीटी में अपने लास्ट के 3 टॉपिक रिवाइज करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कंप्लीट सिलेबस हम कर चुके हैं, अब हमें रिवीजन करनी है एग्ज़ाम तक। एमसीक्यू पीवाईक्यू जो कि एक्सपेक्टेड हैं वो हम कर रहे हैं। तो आज मैं आपको रिवाइज कराने वाली हूँ आपका जो है कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट। ठीक है, इस क्लास को करने के बाद कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको ये जो आपने पढ़ा है ना उसको ही रिवाइज करते रहना। वैसे मैं रिवाइज कराऊंगी आपको, लेकिन फिर भी आपको अपने एंड से भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है, क्योंकि ये भी 10 नंबर की वेटेज रखता है ना, कोई हल्का फुल्का तो है नहीं। तो हमें तो बिल्कुल अपनी कमर कस लेनी है अब लास्ट के टाइम पे, अभी 1-2 महीना ही बचा है। तो बिल्कुल अपना 100% हमें इसमें देना है। मेरे साथ आपको बस तैयारी करते रहना है। तो मैं आपको बता रही थी, एक मिनट रुको, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी आर्या साइको ब्रेन टेलीग्राम चैनल पर। जो लिंक है ना वो आपका मिलेगा, जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक मिल जाएगा। तो ठीक है, आर्या साइको ब्रेन ऐसी ही प्रोफाइल फ़ोटो लगी हुई है टेलीग्राम चैनल पर भी, वहाँ मिल जाएगी आपको लिखने की, नोट डाउन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस आपको पढ़ना है आराम से बैठ के, सुननी है चीज़ें, आपको अपने दिमाग में घुसाना है ये सारी चीज़ें, और कुछ नहीं करना। और आपने जो पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कंप्लीट नॉलेज ऑफ आईसीटी मैंने रिवाइज कराया है, आप उसको भी देख लोगे। क्वेश्चन यहीं से डेफिनेटली आ जाएगा, कहीं आपको जाने की भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए पहला ही आपका जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड, इसको हम रिवाइज करने वाले हैं। तो जो रिवीजन क्लास है वो इसीलिए कंडक्ट कराई गई है क्योंकि खुद से रिवीजन हम नहीं कर पाते। हमारे पास नोट्स होते हैं, हार्ड कॉपी सॉफ्ट कॉपी दोनों होते हैं, लेकिन हम उसको रिवाइज ही नहीं कर पाते, यही लोचा होता है हमारे साथ। तो चलिए पहले हम बात कर लेते हैं कि कंप्यूटर जो नेटवर्क है वो एटलीस्ट होता क्या है, ये तो हमें पता होना चाहिए ना। तो क्या होता है, बहुत सारे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो जब मिल जाते हैं, उनका एक ग्रुप बन जाता है, तो वो आपस में जब कम्युनिकेट करते हैं, तो कम्युनिकेट करने के बाद वो क्या करेंगे, अपना जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, वही एक दूसरे के साथ साझा करेंगे। तो इसी को हम कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अगर बात कर ले तो इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी, क्या बेनिफिट है इसके, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो अगर बात करें, पहला इसका जो मेन बेनिफिट है वो यही है कि ये डेटा और फाइल को एक दूसरे से शेयर करने में हेल्प करती है। उसके बाद ये हार्डवेयर को शेयरिंग करने में हेल्प करते हैं, सॉफ्टवेयर को, और इसमें ये आपकी हेल्प करने वाली हैं। अगर बात करें जो आपके नेटवर्क्स हैं वो कौन से होते हैं, जो मेन आपके नेटवर्क्स होते हैं वो होते हैं आपका जो पर्सनल एरिया नेटवर्क है, आपका बात करें तो कैंपस एरिया नेटवर्क है, उसके बाद आपका जो लोकल एरिया नेटवर्क है, उसके बाद मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, उसके बाद है जो वाइड एरिया नेटवर्क। ये आपके नेटवर्क्स होते हैं। साथ में आपको इनके फुल फॉर्म भी याद कर लेनी है, क्योंकि एब्रीविएशंस का टॉपिक स्पेशल मेंशन कर रखा है। तो चलिए बात कर लेते हैं लोकल एरिया नेटवर्क होता क्या है। तो ये क्या होता है जी, बहुत छोटे से भौगोलिक क्षेत्र में लगभग 1 किलोमीटर का दायरा हो गया, जिसमें आपका घर है, स्कूल है, कंप्यूटर लैब है, ऑफिस की बिल्डिंग है, यहाँ पर इनके अंदर में जो नेटवर्क होता है उसको हम बोलते हैं लोकल एरिया नेटवर्क। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम वाइड एरिया नेटवर्क्स देखें, वो क्या होता है, वो होता है आपका इसमें क्या होता है, आपका कोई भी शहर है, देश है, राज्य है, उनको आपस में जोड़ने का काम करता है। कौन करता है जी, आपका वाइड एरिया नेटवर्क। और अगर हम इंटरनेट की बात करें, इंटरनेट इसकी का एक टाइप होता है, प्रकार होता है। अगर हम बात करें जो वाइड एरिया नेटवर्क्स होता है उसको भाई जोड़ा कैसे जाता है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, जो कंप्यूटर के संचार सैटेलाइट जो उपग्रह हैं, आपके ऑप्टिकल फाइबर्स हैं, या आपका टेलीफोन है, उनके माध्यम से जोड़ा जाता है। और इसमें क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट चीज़ याद करने वाली है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें जो स्पीड है ना वो कम होगी, क्योंकि पूरी दुनिया यूज़ कर रही है, तो स्पीड जो है वो आपकी कम होगी। और अगर बात करें एरर की, तो एरर भी क्या है जी, ज़्यादा होगा, एरर होने की संभावना भी ज़्यादा होती है।
जितनी स्पीड कम है उतनी ही एरर होने की संभावना ज़्यादा है, और जितनी हमारी स्पीड ज़्यादा होगी और एरर की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। अगर बात करें इसको और क्या कहेंगे, इसको लॉन्ग हॉल नेटवर्क भी कहा जाता है। और इंटरनेट जो है, जो इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, वो इसका एक बेस्ट एग्जाम्पल है। किसका है जी? वाइड एरिया नेटवर्क। संभावना है पूछे जाने की। अगर बात करें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की, वो क्या होता है? ठीक है जी, ये क्या होता है? एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने के लिए किसका यूज़ किया जाता है? MAN, मैन, इंसानों का यूज़ किया जाता है। एक शहर से दूसरे शहर को जोड़ने का काम कौन करता है? इंसान करता है। समझाने के लिए कह रही हूँ, ठीक है। तो जो आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, वो एक जो वाइड भौगोलिक क्षेत्र है, जैसा कि आपका शहर हो गया, उसमें जितने भी आपके मकान है, भवन है, आपके गली मोहल्ले हैं, उनको जोड़ने का काम करता है। ये बात आई समझ में? उसके बाद अगर हम बात करें बहुत ही इंपॉर्टेंट प्यारा छोटा सा, जो कि आप सब यूज़ करते हो, पर्सनल एरिया नेटवर्क। क्या होता है जी पर्सनल एरिया नेटवर्क? ये क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क एक नेटवर्क होता है जो कंप्यूटर उपकरणों से 10 मीटर की रेंज में होता है। मतलब कि इसमें बेसिकली 10 मीटर का दायरा होता है। 10 मीटर के रेंज में ये क्या होता है? कनेक्टेड होता है मेनली। अगर बात करें ये पैन जो आपका पर्सनल एरिया नेटवर्क है, इसका उपयोग जो है कंप्यूटर के उपकरणों को जोड़ने के लिए किया जाता है। मेनली ये दो टाइप का होता है, वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क जिसमें वायर लगी होती है, और एक वायरलेस, जैसे कि आपका ब्लूटूथ हो गया, वाईफाई हो गया, वो उसमें कोई वायर नहीं लगी होती ना, तो वो वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होती है। अगर हम लीड की बात करें तो लीड में वायर लगी होती है ना, तो यही होता है। एक तो दो टाइप के ये होते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क, आपका वायर्ड पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा, एक आपका वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क होगा। अब हमने जो लास्ट टाइम अपना कंप्लीट जो क्लासेस थी उसमें ये सब तो हमने किया था, उसके साथ हमने और एक्स्ट्रा चीज़ें करी थी कंप्यूटर के नेटवर्क में। वो हमने करा था आपका जो कैंपस एरिया नेटवर्क है, वो इसमें नहीं है, वो भी हमने किया था। उसको मैं थोड़ा बता देती हूँ। कैंपस एरिया नेटवर्क में क्या होता है? ये एक मल्टीपल लोकल एरिया नेटवर्क का एक लिमिटेड भौगोलिक क्षेत्र का नेटवर्क होता है, जो कि किससे बड़ा होता है? जो आपका वाइड एरिया नेटवर्क है और आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क है, इनसे बड़ा होता है। इतना नहीं पूछा जाता, मतलब कि संभावना है फुल फॉर्म बस पूछे जाने की। ये जो है ये आपके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो चलिए, ये है आपके कंप्यूटर के नेटवर्क। अगर मैं बात करूं टोपोलॉजी की, हम पढ़ भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम रिवाइज करने वाले हैं यहाँ पर, क्योंकि हमसे रिवाइज होता नहीं है, रिवीजन करने में हमें बड़ी ही दिक्कत होती है। तो चलिए, कंप्यूटर की अगर नेटवर्क की टोपोलॉजी की बात करें वो क्या होती है, तो इसमें टोपोलॉजी में नेटवर्क में टोपोलॉजी नेटवर्क में कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करती है। कौन टोपोलॉजी करती है? जो आपस में जो नेटवर्क्स होते हैं उनको जोड़ने का ही काम करती है। इसके लिए जो कंप्यूटर्स होते हैं वो आपस में कनेक्शन स्थापित करते हैं, और इस नेटवर्क को आप फिजिकल लेआउट के नाम से भी जानते हो। खैर, ये हमारे लिए काम की बात नहीं है, काम की बात यहाँ से स्टार्ट होती है, और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो भी हम बात करेंगे। पहले पढ़ लो आप एक बार। कहते हैं कि बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी, आप अपने माइंड में इमेज बनाओ, किसकी? बस की इमेज बनाओ। बस कैसी? इस टाइप की कुछ बस दिखती है ना, इस टाइप की बस दिखती है, लंबी लंबी बस आपकी होती है। उसके साथ ये आपकी खिड़की होगी, यहाँ पे खिड़की लगी, यहाँ पे खिड़की लगी, यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है। इमेज बना लिया आपने? अब पढ़ते हैं इसको। देखो यहाँ पे ये आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अपने लैंग्वेज में हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ से ये जो आपकी होगी, ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन होगी, ठीक है जी। ये जो लंबी सी आपको बस दिख रही है, ये इस बस को आप कहोगे ट्रांसमिशन लाइन। क्या कहोगे जी? ट्रांसमिशन लाइन इसको कहोगे। और इस ट्रांसमिशन इसके जरिए ही, इस ट्रांसमिशन लाइन के जरिए ही जितने भी, ये एक नोड है, 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 जितने भी नोड्स हैं ना वो इसी के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अगर बात करें ये लिंक कैसे इस्टेब्लिश करते हैं, अब जो कंप्यूटर है ना वो क्या करेगा? कंप्यूटर ये जो आपके नोड्स हैं ना, ये नोड्स क्या करेंगे? इनके लिए जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो समझ लेंगे कि ये इंफॉर्मेशन मेरे लिए है।
जो एड्रेस दिया होगा, आईपी एड्रेस दिया होगा, उसके जरिए पढ़ लेते हैं इन्फॉर्मेशन को जो इनके लिए होती है, और उसको पढ़कर ये अपने ही जो अपने लिए जो डेटा, मतलब इनका खुद का जो डेटा है उसको अपने आप ही ले लेते हैं। कहने का सिंपल सा मतलब यहाँ पे ये है कि अगर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, अगर मैंने इन्फॉर्मेशन दी है इस वाले नोड को, तो ये क्या करेगा, तो पहले जो इन्फॉर्मेशन है वो इसके पास आई, ये कहेगा नहीं भाई ये मेरे काम की इन्फॉर्मेशन है, मेरे लिए नहीं दी गई है, क्योंकि आईपी एड्रेस जो है वो इस वाले नोड का है। तो फिर इसके पास जाएगी, फिर इसके पास, फिर इसके पास, फिर इसके पास, लास्ट में जब इसके पास जाएगी ना, तो ये सारे तो रिजेक्ट कर देंगे इसको लेने से, ये सिर्फ यही लेगा क्योंकि इसके काम की इन्फॉर्मेशन इसके लिए ही दी गई है ना। जिसके लिए फ़ोन होगा वही तो बात करेगा, ऐਵੇਂ थोड़ी कोई भी कर लेगा। तो चलिए ये होता है। अगर देखो यहाँ पे देखो एक मेन इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो आपका ऑनलाइन पेपर होता है ना कंप्यूटर का, जो मतलब कंप्यूटर बेस्ड जो पेपर होता है वो इसी बस टोपोलॉजी के आधार पर होता है। इसमें इस तरह का कुछ सिस्टम होता है, अगर ये नोड, ये ट्रांसमिशन लाइन अगर बीच में ख़राब होगी, डैमेज होगी, कुछ भी हो गया, तो ये सारे के सारे जो नोड है ना वो काम करना बंद कर देंगे। और ये काम किसके ऊपर करता है, लैन के ऊपर, लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर ये काम करता है। बस टोपोलॉजी बेस्ड होती है, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। अगर बात करूं स्टार टोपोलॉजी की, तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होगा, इसमें इस तरह का कुछ देखो, स्टार आपका बन गया इस तरह से, ये बीच में एक होता है सेंटर पॉइंट, और यहाँ से इस तरह के सारे जुड़े हुए होते हैं आपके नोड्स। पीछे वाले में आप टर्मिनल लाइन के द्वारा कर रहे थे, इसमें आप क्या करोगे, यहाँ पर ना एक होस्ट बना दिया कि भाई ये जो है ना वो एक होस्ट है, ठीक है, होस्ट कंप्यूटर है जो कि बिल्कुल सेंटर में होगा, और जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह आएगी ना वो इस घर के बड़े मेंबर के पास आएगी, और ये मेंबर ही अब बुलाएगा उस कंप्यूटर को जिसके लिए इन्फॉर्मेशन ये है, ठीक है। अब मैं कोई थर्ड पर्सन हूँ, मैंने कहा जी मेरे को फलाना फलाना, ये पहला कंप्यूटर, ये दूसरा है, ये तीसरा कंप्यूटर है, ये चौथा है, ये पांचवा है। अब मैं कहूँगी जी मेरे को ऐसे ऐसे काम है जी, तीसरे वाले बंदे से मेरे को काम है, नाम मैंने ले दिया कोई भी, तो ये क्या करेगा, ये जो आपका सेंटर में बीच में जो बैठा है ना आपके दादाजी हैं, ये क्या करेंगे, ये उस तीसरे बंदे को ही बुलाएंगे और फिर कनेक्शन जो है वो इस्टेब्लिश कर देंगे कि भाई जो बात कहनी है वो कह लो। पहले इसके पास इन्फॉर्मेशन होगी, फिर ये इन्फॉर्मेशन देगा इसके पास, ठीक है। तो इसी तरह से जिसके लिए इन्फॉर्मेशन होती है उसी के पास जाती है, और बीच में ये बैठ गए दादाजी। तो चलिए उसके बाद अगर बात करूँ मैथ्स टोपोलॉजी की, तो मैथ्स में तो कुछ पता ही नहीं होता, बिल्कुल मिक्सअप हो गया सारा सब कुछ। यहाँ पे इस टाइप का कुछ डायग्राम देखने को मिलता है। इस डायग्राम से ना हम इजीली समझ लेते हैं कि किस टाइप का, बस ये जो डायग्राम है ना वही आपको अपने माइंड में बिठाने हैं। अब इसमें क्या होगा मैथ्स टोपोलॉजी में, एक तो यहाँ पर क्या होगा, कोई भी नोड, ऐसे ये कोई भी ना किसी से भी जुड़ा हुआ होता है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि भाई हाँ तेरे को पहले इससे जुड़ना है, फिर इससे जुड़ना है, फिर इससे जुड़ना, नहीं, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ये बंदा इससे भी जुड़ सकता है, ये वाला बंदा इससे भी जुड़ सकता है, ये वाला बंदा इससे भी जुड़ सकता है, ये वाला इससे भी, और ये वाला इससे भी। तो कोई भी किसी से भी कम्युनिकेशन स्टैब्लिश कर सकता है। और यहाँ पे एक मेन बात आपको याद करने वाली है कि अगर इसमें अगर ये वाला कंप्यूटर खराब हो गया ना, तो प्रभाव सिर्फ इसी पर पड़ेगा, इसका ये अगर खराब हुआ ना, तो इस कंप्यूटर का इसके साथ कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। तो अगर मैं बात करूँ मैथ्स टोपोलॉजी की, तो ये सबसे महंगी भी होती है। और अगर मैं बात करूँ जो ये मैथ्स टोपोलॉजी होती है, इसमें आपकी बस टोपोलॉजी और स्टार टोपोलॉजी दोनों जो हम पढ़कर आए हैं वो मिक्स हो जाती हैं। उन दोनों का मिला जुला रूप ये होता है। अगर बात करूँ रिंग टोपोलॉजी की, तो रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इस तरह से एक रिंग आप देखो, आपने अपनी उंगली में पहनी होगी रिंग, और उस टाइप के घेरे घेरे वाली होती है कुछ। तो इसमें क्या होगा, इस टोपोलॉजी में कोई मुख्य कंप्यूटर नहीं होता, कोई भी मेन नहीं होता है, सारे के सारे कंप्यूटर एक गोलाकार आकृति में अपने अधीनस्थ, अपने जो नीचे कंप्यूटर से जुड़े हुए होती हैं। इस तरह से इनका कुछ स्ट्रक्चर होता है, और इस तरह से ये जुड़े हुए होते हैं आपस में। अगर मैं ट्री टोपोलॉजी की बात करूं, तो ट्री टोपोलॉजी इस तरह का होता है। ट्री टोपोलॉजी के अंतर्गत एक नोड से दूसरे नोड तथा दूसरे नोड के तीसरे नोड और किसी शाखाओं की तरह आपस में जुड़ी हुई होती है टोपोलॉजी। देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा एक मेन कंप्यूटर होगा, और ये मेन कंप्यूटर जो है बट जाएगा किसमें, दो में,
और मतलब कि दो से संबंध स्थापित करेगा, कम्युनिकेशन करेगा, और ये जो है ना ये फिर आगे दो में मैसेज भेजेगा, और ये फिर आगे क्या करेगा, ये वाला जो कंप्यूटर ना फिर आगे 3 में भेजेगा, और ये 3 आगे क्या करेंगे, आगे 4 में भेजेंगे। इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश होता है। और अगर बात करें इसमें, इसका प्रयोग जो है वाइड एरिया नेटवर्क में किया जाता है। जो वाइड एरिया, जो जिसका एग्जांपल है इंटरनेट, उसमें इस ट्री टोपोलॉजी का प्रयोग किया जाता है। अब ये आ गए आपके कुछ कंप्यूटर नेटवर्क के कुछ डिवाइस हैं। ये इसमें क्या होगा, आपका एक मॉडेम होगा, एक हब होगा। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मॉडेम क्या होता है, इसका काम क्या होता है, कंप्यूटर डेटा को एक प्रतीक बोले कि साइन में चेंज करना होता है। मेनली इसका काम क्या होता है, मेनली इसका काम होता है टेलीफोन से जो उसने सिग्नल प्राप्त करा है उसको कंप्यूटर को समझ में आने वाले सिंबल्स में चेंज करना। टेलीफोन से, फ़ोन से उसने जो भी सिंबल मतलब कि गेन करे हैं उसको कंप्यूटर की जो लैंग्वेज में समझ में आए उसको में उसमें चेंज कर देता है। मेनली इसका काम यही होता है। अगर हब की बात करें तो हब क्या होता है, यह एक साझा कनेक्शन पॉइंट होता है। यहाँ पर डेटा एक या एक से अधिक दिशाओं में जाता है। मतलब कि डेटा जो है किसी भी दिशा में, एक दो दिशाएं होती है ना, दोनों दिशाओं में, एक से अधिक दिशाओं में जा सकता है आपका डेटा, और ये एक या एक से अधिक दिशाओं में भेजा जाता है। यह लैन में यंत्रों को जोड़ने का काम करता है। बेसिकली यहाँ पर हब में क्या होता है, एक लैन को जोड़ने का ही काम करता है। अगर ब्रिज की बात करें तो ब्रिज में दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ने का ही काम करता है। अगर राउटर और गेटवे की बात करें तो जो राउटर होता है वो कार्य जो है डेटा को उसका जो मेन काम यही होता है कि डेटा को एक दिशा, एक डायरेक्शन देना है, ताकि उसको पता हो कि डेटा को आगे इन्हें कहाँ पर भेजना है। अगर गेटवे की बात करें तो गेटवे जो है यह नेटवर्क पर नोड का एक कार्य करता है जिसके द्वारा दूसरे नेटवर्क में डेटा को प्रवेश कराया जाता है। एक गेट की तरह ये काम करता है। ये यहाँ पे देखो, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। सैटेलाइट कनेक्शन होता क्या है, हम पढ़ रहे हैं भाई सैटेलाइट एटलीस्ट होता क्या है। इसमें जो इसमें जो सिंबल्स है ना, संकेत जो है वो सीधे सैटेलाइट से प्राप्त किए जाते हैं। इसीलिए इसको सैटेलाइट कनेक्शन भी कहते हैं। आपने जो पढ़ा होगा स्वयं प्रभा, स्वयं है ना, वो उनका कनेक्शन किससे है, वो इनका सीधा सैटेलाइट से कनेक्शन है, जिसमें आपको 24 घंटे 7 दिन आपको पढ़ने की मटेरियल प्रोवाइड कराया जाता है। अगर ब्लूटूथ की बात करें, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ब्लूटूथ जो है इसमें 30 फुट की त्रिज्या के अंदर जो है ये आपको सुविधा प्रदान करता है। 30 फुट के अंदर है चीज़ तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हो। अगर थोड़ी सी दूर गए तो वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। अगर वाईफाई की बात करें तो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है जी। तो वाईफाई का आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। किस किस को पता है वाईफाई की फुल फॉर्म, ये भी जरा बता दीजिएगा। तो वाईफाई होता है आपका वायरलेस फिडेलिटी। अगर बात करूँ कब इसको इन्वेंट किया गया था, कब ये आया था, 1991 में ये आया था। और ये क्या करता है, इसकी सहायता से आपको पता ही है, आप मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, प्रिंटर में आदि डिवाइस में क्या कर लेते हो, इंटरनेट की सुविधा आपको मिल जाती है। अगर ये इसकी बात करें तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है जी। क्या बन सकता है, जरा देखिए ध्यान से कि जो वाईफाई डिवाइस है बिना किसी तार के दो डिवाइसों के बीच कनेक्शन को बनाता है। ये तो हमें पता है। ये किसके ऊपर काम करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का प्रयोग करता है। किसका प्रयोग करता है, रेडियो फ्रिक्वेंसी का। जब मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगी ना तब आप देखोगे इस क्वेश्चन को कि किसका यूज़ करेगा। ये रेडियो फ्रिक्वेंसी जो टेक्निक है उसका ये यूज़ करता है। यह टेक्नोलॉजी जो है ये IEEE और 802.11 कई स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है। ये क्वेश्चन भी कितने स्टैंडर्ड्स पर बेस्ड है ये भी आता है भाई। उसके बाद अगर फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 2.4 गीगाहर्ट्ज़ से 5 गीगाहर्ट्ज़ के बीच में ये होती है। तो ये है आपका वाईफाई से रिलेटेड, जहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है। और ये आपका डोमेन नेम, ये आपका इंटरनेट के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। आपका जो ये नेटवर्क्स है जितने भी, वो हम कंप्लीट कर चुके हैं रिवीजन। यहाँ से क्वेश्चन पक्का आएगा डेफिनेटली, आई एम श्योर। अब ना आपको पहले डोमेन नेम से पहले मैं आपको इंटरनेट करा देती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ये इंटरनेट में ही आता है। तो इंटरनेट आपका प्यारा सा टॉपिक है सिलेबस में। तो इंटरनेट में सबसे पहले हमें हिस्ट्री पता होनी चाहिए इंटरनेट की। तो अगर स्टार्टिंग की बात करूँ तो इंटरनेट की शुरुआत ही 1969 में अमेरिका के जो डिफेंस डिपार्टमेंट है उसमें
ARPA एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, उसके द्वारा पहला कंप्यूटर नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया था। आई समझ में? बाद में जो 1983 में इसका नाम इंटरनेट रख दिया था। स्टार्टिंग में तो नाम इसका ARPANET था, लेकिन बाद में इंटरनेट कर दिया। अगर भारत की बात करें, क्योंकि हम तो भारतवासी हैं, तो ये यहाँ से बन सकता है क्वेश्चन, और बना भी है, बहुत बार बना है। तो भारत में जो इंटरनेट है उसको 15 अगस्त 1995 में VSNL, BSNL नहीं है, VSNL है, तो VSNL फुल फॉर्म क्या होगी? विदेश संचार निगम लिमिटेड। क्या होगी? विदेश संचार निगम लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। डेट याद कर लेनी है और VSNL की फुल फॉर्म याद कर लेनी है। तो आगे चलते हैं, आगे आपकी हिस्ट्री आ जाती है इंटरनेट की, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1969 हम पढ़ चुके हैं भाई। उसके बाद अगर हम बात करें 1972 की, तो इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक मेल्स तथा ईमेल की शुरुआत की गई थी। ये जो ईमेल जो आप करते हो ना, फटाफट से मेल कर देते हो, है ना, वो ईमेल की शुरुआत भी 1972 में की गई थी। अब आप मेरे को ये बता दीजिएगा, देखो शर्माने वाली बात नहीं है, अब मेरे को ये बताइएगा कितने कितने महानुभाव यहाँ पर हैं जिनको मेल भेजना नहीं आता। शर्माने वाली बात नहीं है, मतलब कि कमेंट बॉक्स में आपको हैंड जो है रेज़ करना है कि हाँ मुझे नहीं आता मेल करना, ठीक है? तो हम मेल करना भी सिखाएंगे। वैसे मेरे हिसाब से सबको आता ही होगा। तो चलिए, तो 1972 में इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है ईमेल की शुरुआत की गई थी। अगर बात करें 1973 की, तो 1973 में क्या हुआ? जो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है और आपका इंटरनेट प्रोटोकॉल है, TCP और IP, इसको बहुत ही डिटेल से पढ़ने वाले, क्योंकि इंटरनेट के जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं ना, उसमें जो ये दो प्रोटोकॉल है TCP और IP, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 1983 की, तो इसमें 1983 तक आते आते यह इंटरनेट पर दो कंप्यूटर्स के बीच संचार का माध्यम बन गया। मतलब कि जो बातचीत होती है ना, चैटिंग वैटिंग होती है, उसका माध्यम बन गया था 1983 तक आते आते। अब इसमें क्या हुआ? एक प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, इसकी सहायता से आप फाइल को ट्रांसफर करते हो। उसके बाद अगर बात करूँ 1983 में ही, तो आपका जो मिलिट्री मतलब कि मिलिट्री के लिए जो है मिलनेट स्टार्ट हुआ। ARPANET के लिए मिलिट्री हिस्से को मिलनेट में डाल दिया था, मतलब मिलिट्री के लिए था बेसिकली ये। अगर 1986 की बात करें, तो US नेशनल साइंस फाउंडेशन ने NSFNet, ये है आपका NSFNet जो है, इसको लॉन्च किया गया था, और ये पहला बड़े पैमाने का नेटवर्क था जिसने इंटरनेट टेक्निक का यूज़ किया था। सबसे पहले वाला यही था नेटवर्क जिसने इंटरनेट की टेक्निक का यूज़ किया था सबसे पहले। उसके बाद 1989 जो है, फिनलैंड में जाक्रो ओकिरे ने इंटरनेट चैटिंग का विकास किया था, जो आज आप कर रहे हो, तो उसके फादर है ये। अब 1989 की बात करें, तो पहला इंटरनेट का इंडेक्स बनाने का प्रयास किया था। उसके बाद 1991 की बात करें, तो पहला यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस जो गोफर का विकास यहाँ पे किया गया था। और 1993 की बात करें, तो मोज़ाइक नामक नेविगेटिंग सिस्टम का यहाँ पे विकास किया गया था। अगर बात करें 1994 की, तो नेटस्कैप कम्युनिकेशन, और 1995 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ब्राउज़र जो है वो बाज़ार में उतार दिए थे। माइक्रोसॉफ्ट समझते हो ना? तो इन ब्राउज़र्स से प्रयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट का प्रयोग बहुत ज़्यादा आसान हो गया, और इंटरनेट का प्रयोग आसान तो जियो ने कर दिया पहले के टाइम पर, लेकिन अब तो जियो भी महंगी हो गई। अगर बात करें अब 1995 की, तो आपकी जो कमर्शियल साइट है उस पर इंटरनेट लॉन्च हो गया था, अब अपना सामान बेचने लगे थे वो। और 1996 की बात करें, तो 1996 तक आते आते दुनिया भर में इंटरनेट जो इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया, पूछो ही मत। तो इंटरनेट यूज़र्स की संख्या जो है 4.5 करोड़ पहुंच गई थी। किस टाइम की बात है ये? अगर बात करूँ 1999 की, तो ई कॉमर्स की जो अवधारणा है वो बहुत तेज़ी से फैली, जिसमें इंटरनेट के द्वारा खरीद बेच फेमस हो गई। अब 2003 की अगर मैं बात करूँ, तो न्यूजीलैंड में इंटरनेट के माध्यम से देशव्यापी वायरलेस एक्सेस प्रणाली जो है वो स्टार्ट कर दी गई थी। तो ये हम पढ़ चुके हैं। अब हाँ, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं। तो इंटरनेट से रिलेटेड जो प्रोटोकॉल्स है, सबसे जो दो प्रोटोकॉल हैं TCP और IP, ये बड़े ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझते हैं।
अब क्या होता है, किसी भी नेटवर्क पर जब हम सूचनाओं को भेजते हैं, प्राप्त करते हैं, तो उसके लिए कुछ निश्चित नियम होते हैं जिनको हम कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं जी? प्रोटोकॉल कहते हैं। अब इंटरनेट का भी प्रोटोकॉल्स होता है? अगर मैं बात करूं, यह संसार का सबसे बड़ा नेटवर्क है और एग्जाम्पल किसका है जी? वाइड एरिया नेटवर्क का। इसका भी अपना खुद का एक प्रोटोकॉल होता है जिसको हम बोलते हैं TCP और IP। फुल फॉर्म तो पता है ना? तो पूरा नाम ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल है। अगर बात करूँ मैं TCP और IP की, ये एक डाक विभाग की तरह काम करता है। कैसे करता है जी? डाक विभाग की तरह। क्यों? देखो, जैसे कंप्यूटर का जो है परस्पर जो एरर बिना त्रुटिहीन संचार सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार की आवश्यकताएं होती है। एक तो होती है आपकी पता, एड्रेस जिसको बोलते हैं। दूसरा होता है सूचना पहुंचाने या प्राप्त करने के लिए एक सुरक्षित माध्यम। अब आप जब पहुंचाओगे इन्फॉर्मेशन को, तो आप यही चाहोगे कि मेरी इन्फॉर्मेशन जो है वो किसी तक ना पहुंचे। वो जिस बंदे को मैं पहुंचा रहा हूं तो सिर्फ उसी के पास ये जाए इन्फॉर्मेशन, बीच में कहीं कोई और ना पढ़ ले। बात यही है ना? हाँ, तो TCP जो है मेनली सूचना के आदान प्रदान के लिए उसको छोटे छोटे पैकेट्स में विभाजित करता है। पैकेट्स का यहाँ पे मतलब है कि आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो जो कि 50 MB की है, और आपका जो डेटा है वो एकदम से सारा मतलब कि 50 के 50 खत्म नहीं होता। कैसे डाउनलोड होती है वो फाइल आपकी? पहले आपका 5 MB गया, फिर आपका मतलब पहले नहीं बताती हूँ, देखो कैसे होगा। पहले जो है वो 50 MB की फाइल है ना, तो पहले वो होगी 1% डाउनलोड होगी, फिर 2%, फिर 5 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, फिर 13 है, फिर आपकी 20 होगी, फिर आपकी 25 होगी, है ना। स्पीड ज़्यादा है तो फिर आपकी पहुंच जाएगी सीधा 30 पे, फिर 45, ऐसे ऐसे करके डाउनलोड होगी, है ना। तो जो डेटा है ना, इसका मतलब है कि जो डेटा आपका है ना वो पैकेट्स में जाता है, एकदम से सारा नहीं जाता। अगर मैं बात करूँ किसकी बात करूँगी मैं यहाँ पे अब, इसकी, तो जो IP है, IP इंटरनेट जो प्रोटोकॉल है, उसका गंतव्य जहाँ पर इसको पहुँचना है उसके स्थान का पता लिखने की फॉर्मेलिटीज़ को ये पूरा करता है। ठीक है, IP हमारा। अब पता जो है, जो एड्रेस है, उसको हम स्टैंडर्डाइज रूप से user@host@domain के रूप में लिखते हैं। अब डोमेन पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी यहाँ पे इसलिए हो जाता है। अब इसमें इंटरनेट से जुड़े जितने भी कंप्यूटर्स अथवा वेबसाइट का एक मेन एड्रेस होता है। जितने भी आपकी वेबसाइट्स होती हैं ना, जितने भी आपके कंप्यूटर्स, आपके फ़ोन भी है इवन, उनका भी एक मेन एड्रेस होता है जिसको हम बोलते हैं IP एड्रेस। क्या बोलेंगे जी? IP एड्रेस। जोर से बोलो, IP एड्रेस। यह कंप्यूटर की पहचान है। इसके 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं, और ये दशमलव से अलग होते हैं। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, इसी तरह से, इसी लैंग्वेज में। अब 4 इसके भाग होते हैं। जो दशमलव जो है आपका, देखो जैसे कि है, हाँ ये यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है। खैर ये दशमलव से अलग होते हैं। देखो यहाँ पे जैसे कि 192 है, फिर आपका पॉइंट दे दिया, पॉइंट, फिर 168 है, फिर अलग कर दिया। ये इस तरह से ये दशमलव से अलग होती है, जिसमें सारे के सारे जो भाग है ना वो 0 से 256 तक की संख्या होती है। मतलब कि इससे ज़्यादा ऊपर नहीं है, जैसे कि यहाँ पे 210 लिखा हुआ है, तो 0 से 256 तक की संख्या यहाँ पे होती है IP एड्रेस में। एग्जाम्पल के लिए ये दे दिया इन्होंने। अब किसी भी 2 कंप्यूटर या वेबसाइट का IP एड्रेस एक जैसा नहीं होता भाई। किसी 2 कंप्यूटर का IP एड्रेस भी सेम नहीं होता है। यह सभी प्रकार के हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर पर लागू होता है, और प्रत्येक डिवाइस, जैसे कंप्यूटर है, सर्वर है, प्रिंटर है, स्मार्टफोन है, उसका एक यूनिक एड्रेस होता है। जैसे आपके घर का एड्रेस होता है वैसे ही। अगर मैं बात करूं आगे, तो कहते हैं कि जो TCP और IP, क्या कहते हैं, जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और जो IP है वो काम करते हैं OSI लेयर 2 पर। अब यही नहीं पता हमें OSI लेयर होती क्या है, चलो इसको भी कर लेते हैं। देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ OSI लेयर, पहले तो हमें OSI की फुल फॉर्म ही पता होनी चाहिए, यही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो OSI की फुल फॉर्म अगर मैं बात करूँ तो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन होती है। क्या होती है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर मैं बात करूं जो OSI है, ये आपका इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, इसके द्वारा इसको बनाया गया था। कब बनाया गया था जी? 1984 में। अच्छा मैडम हो गया, लेकिन ये काम ही क्या करता है, इसकी ज़रूरत ही क्यों पड़ी? तो बता देते हैं आपको इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। जब आप एक फाइल को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में भेजते हो तो ये 7 लेयर से होकर गुजरती है। कौन कौन से 7 लेयर वो हो जाती हैं? आपकी जो लेयर है वो होती है आपकी फिजिकल लेयर,
कौन सी होती है? आपकी फिजिकल लेयर होती है। अगर दूसरी लेयर की बात करूँ तो उसमें आपका जो डेटा लिंक लेयर होती है। तीसरी जो है वो नेटवर्क लेयर होती है। उसके बाद आपकी एक ट्रांसपोर्ट लेयर होती है। फिर आपकी जो है सेशन जो है लेयर होती है। उसके बाद आपकी प्रेजेंटेशन लेयर होती है और फाइनली आपकी जो एप्लीकेशन लेयर होती है। ठीक है, ये आपकी 7 लेयर होती हैं जिनसे होकर गुजरती है क्या आप कुछ भी भेजते हो एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में, तो इन सातों से होकर वो गुजरेगी। फिर फाइनली जाकर वो दूसरे के कंप्यूटर में, फ़ोन में, लैपटॉप में जाकर वो पहुंच जाएगी। ठीक है, ये 7 लेयर होती हैं, बस आपको नाम याद कर लेना है और तो कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं इसमें। तो चलिए अगर मैं बात करूं अब किसकी, तो जो टीसीपी और आईपी है उसके डिज़ाइनर ने आईपी एड्रेस को एक 32 बिट नंबर का रूप में परिभाषित किया है। तो जो आईपी है उसने क्या किया, जो इसका डिज़ाइनर का यहाँ पे मतलब है मैन्युफैक्चरर, उसने आईपी एड्रेस को 32 बिट नंबर के रूप में डेफिनेट किया है। इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन जो है, ये पता नहीं क्या क्या लिखते हैं उन्होंने, चलो ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा बस ये इतना ही है भाई। उसके बाद अगर मैं देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर आपका जो थोड़ा सा देख लेते हैं इसको, जो आपका टीसीपी और आईपी है, आईपी एड्रेस जो है वो एक 32 बिट नंबर के रूप में होता है। 32 बिट नंबर के रूप में अगर मैं बात करूँ, आपका जो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल है इसका वर्जन कितना होगा, 4, इसको बोला जाता है IPv4 के नाम से। तो आजकल ये यूज़ हो रही है, लेकिन बाद में क्या हुआ था, जब इंटरनेट हमारा व्यापक इसका विकास हुआ था तो जो एड्रेस ही नहीं मिल रहे थे, एड्रेस की कमी थी, उसके कारण क्या कर दिया इन्होंने 1995 में कर दिया 128 बिट का यूज़ करा जाने लगा था। और अब क्या हो रहा है, जो टीसीपी है, टीसीपी तो अब सबने सुना होगा, लेकिन टीसीपी के स्थान पर ना यूज़ हो रहा है आपका UDP, जिसकी फुल फॉर्म है आपकी यूज़र डेटाग्राम और आपका प्रोटोकॉल। यूज़र डेटाग्राम आपका प्रोटोकॉल टीसीपी के स्थान पर यूज़ हो रहा है ये। तो अगर मैं बात करूँ, एक मैक एड्रेस भी होता है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैक एड्रेस होता है एक, तो मैक एड्रेस क्या होता है, मैक एड्रेस होता है आपका 48 बिट का, 48 बिट का एड्रेस होता है, जो आपकी OSI लेयर जो हमने अभी पढ़ी थी, आपका जो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन OSI जो है, उसकी लेयर 2 लिंक लेयर जो है उस पर ये काम करता है। OSI लेयर जो दूसरी है लिंक लेयर, उस पर ये काम करता है। बस इतना ही आपको इसमें याद करना है। और हाँ, जो मैक एड्रेस होता है वो मैन्युफैक्चरर के द्वारा ही असाइन किया जाता है। जब कंप्यूटर हमारा बनता है ना, तो मैन्युफैक्चरर जो बनाने वाला है तब उसको इसमें डाल देता है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर अब मैं बात करूँ साइबर सिक्योरिटी की, तो साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे पढ़ लेते, नहीं पहले हमारा टॉपिक बचता है इसमें, हम स्किप करके आए थे डोमेन नेम वाला। तो डोमेन नेम फटाफट से मिल जा, हाँ यहाँ पे ये अब जो है और डोमेन नेम जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंटरनेट में ही आता है डोमेन नेम। इसमें जो है वेबसाइट के IP एड्रेस का ये अल्टरनेटिव होता है। जब हम अपने इंटरनेट ब्राउज़र में किसी वेबसाइट का डोमेन नेम लिखते हैं तो डोमेन नेम सर्वर जो है डोमेन नेम सर्वर द्वारा IP एड्रेस में चेंज कर दिया जाता है और इससे संबंधित जो वेबसाइट है उस पर हम पहुंच जाते हैं। तो IP एड्रेस की तुलना में डोमेन नेम हम याद इजीली कर पाते, क्योंकि डोमेन नेम तो पता नहीं अड़गम सड़गम क्या होता है, लेकिन उसको हम रिकॉल नहीं कर पाते। और IP एड्रेस जो है उसकी तुलना में डोमेन नेम को याद करना बहुत ईजी हो जाता है। अब क्या होता है, अब इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर, फुल फॉर्म, ठीक है याद कर लेनी है। तो इसको बोलते हैं, ये है आपका ICANN, तो इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइंड नेम एंड नंबर। ये एक अमेरिका का इंस्टीट्यूशन है, संस्था है, जो कि दुनिया भर में डोमेन नेम को मैनेज करती है, यही देते डोमेन नेम। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए या किसी ब्लॉग के लिए, ब्लॉग एक तो ब्लॉग बी वाला, एक तो आपका ब्लॉग होता है BLOG, एक आपका VLOG होता है। VLOG जो व्लॉग होता है वो आपका वीडियो होता है, और जो ब्लॉग है आपका लिखने वाला होता है। तो आपका जो दुनिया भर के डोमेन्स को मैनेज करती है। अगर आप अपनी वेबसाइट के लिए या ब्लॉग के लिए अपनी पसंद का कोई डोमेन लेना चाहते हैं, तो आपको कहाँ पर जाना पड़ेगा, आपको इस अमेरिका के इंस्टीट्यूशन वाली संस्था पर जाना पड़ेगा, जिसका नाम है ICANN, इंडियन इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर।
उस पर आपको सर्टिफाइड किसी भी डोमेन नेम रजिस्ट्रेशन से अपना डोमेन नेम रजिस्टर कराना पड़ेगा। और भारत में अगर हम बात करें तो डोमेन नेम को रजिस्टर्ड करने के लिए ये 2 प्रकार की कंपनियां हैं जिनका नाम है gooday.com और bigrok.com, ये 2 कंपनियां हैं। अगर मैं बात करूं फिर क्या होगा, तो डोमेन नेम की हेल्प से आप किसी भी वेबसाइट को आराम से पहचान लेती हो कि ये वेबसाइट आपकी कॉमर्शियल की है, गवर्नमेंट की वेबसाइट है, या आपकी एजुकेशन की वेबसाइट है आपकी पिकनिक की वेबसाइट है, तो आप इजीली पहचान लोगे। मेन बात ये है। तो इसके 2 भाग होते हैं, एक आपका लेफ्ट होता है, एक आपका राइट होता है, एक आपका दायां होता है, एक आपका बायां होता है। जैसे अगर हम बात करें amazon.com, हम नहीं करेंगे, हम तो meesho.com करेंगे, हम तो कोई और कर लो हैं जितनी आपकी शॉपिंग की है, तो ठीक है। .com, जो .com है इससे आप क्या समझे, .com से क्या समझे, .com से समझे आपकी कॉमर्शियल वेबसाइट है ना। तो देखो यहाँ पर देखो, ये इस टाइप के आपको डोमेन नेम होती हैं जी, इस टाइप की होती हैं, जरा ध्यान से गौर करिए इन पर। ये इस टाइप के होते हैं, ऐसा भी पूछा जा सकता है। देखो सीरियसली एग्जाम में पूछा गया है। तो एक PYQ एनालिसिस करी थी, तो वहाँ पे यहाँ पे लिखा हुआ था .com किस टाइप की वेबसाइट है, डोमेन नेम किससे एसोसिएटेड है, आपकी कमर्शियल वेबसाइट है, आपकी ये एजुकेशन की है, गवर्नमेंट की है, मिलिट्री की है, कैसी है। तो जो .com है ना वो आपकी कॉमर्शियल वेबसाइट है। अगर मैं बात करूँ EDU लिखा है तो वो आपकी एजुकेशन की वेबसाइट है। अगर आपका .gov लिखा है तो वो गवर्नमेंट की वेबसाइट है। अगर .mil लिखा है तो वो मिलिट्री की वेबसाइट है। अगर .net लिखा हुआ तो वो नेटवर्क की है, और .co लिखा हुआ तो वो कंपनी की है, और .org लिखा हुआ तो वो ऑर्गेनाइजेशन की है। बहुत सारी है इसमें डोमेन नेम, लेकिन हमारे लिए इतना जानना जरूरी है बस ये था आपका डोमेन नेम से रिलेटेड। अब हम फटाफट से आ जाते हैं इंटरनेट सिक्योरिटी, आपका जो साइबर सिक्योरिटी है उस पर आ जाते हैं। तो चलिए, इसमें मेन आपके लिए जानना ज़रूरी है साइबर सिक्योरिटी में। देखो जो आपको क्या करना है, मेन इसका मतलब ही क्या होता है इंटरनेट सिक्योरिटी का, साइबर सिक्योरिटी। साइबर आपका जो इंटरनेट में जो भी घोटाले होते हैं, जो भी चीज़ें होती हैं ना, उससे आप अपने आप को सेफ कैसे करोगे, सिक्योरिटी, उसी के बारे में हम डिस्कस करने वाले। वैसे जो पिछली हमारी वीडियो थी कंप्लीट, उसमें हम कर ही चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट आपके हैकर्स वगैरह हैं, है ना, जितने भी आपके चीज़ें वो हम पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर हम जो मेन जो हम नहीं पढ़ के आए हैं वो हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। देखो पहला क्या कहता है साइबर सिक्योरिटी में, कैसे आपको सिक्योरिटी करनी है अपने फ़ोन की, अपने मोबाइल फ़ोन की बात है, अपने मोबाइल की, फ़ोन की, अपने लैपटॉप की, अपने कंप्यूटर की, अपने एवरीथिंग, ठीक है। अपने टैब वैब जो भी आप ले रखा आपने, तो उनकी आपको सिक्योरिटी कैसी करनी है। जैसे अगर मैं कहूँ आपको अपने सिस्टम को, डिवाइस को अपडेट करके रखना, वो अपडेट का ऑप्शन दिखाता है ना, हम इग्नोर कर देते हैं। ओहो अपडेट, वो भी 2 GB का, हाँ हमारे बस की बात नहीं है ही नहीं हमारे पास इतना डेटा, तो आप नहीं करते हो, तो इग्नोर नहीं करना है। अगर अपडेट आया है तो उसको कर लो, ठीक है। हमेशा अपने सिस्टम को, डिवाइस को अपडेट करके आपने रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो जो नई अपडेट, जो संस्करण का यहाँ पे मतलब है भाई रिविजन्स, मतलब कि जो भी है संस्करण के साथ एंटीवायरस जैसे सुरक्षा सॉफ्टवेयर के माध्यम से सिस्टम डिवाइस को सुरक्षित रखें। जो नए अपडेट आते हैं उनके साथ जो एंटीवायरस होते हैं उनसे आप अपने जो सॉफ्टवेयर, अपने जो सिस्टम है उसको सेफ रख सकते हो। अगर मैं बात करूं किसकी, हमेशा जो रिलायबल सोर्स से ही सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन डाउनलोड करें आप। जैसे कि प्ले स्टोर है, बहुत सेफ है। और कई बार क्या होता है, कई ऐसे ये होते हैं एप्लीकेशन होते हैं जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं होते, जो गूगल पे मिलते हैं, और वहाँ पर आप गूगल पे जाके उसको डाउनलोड कर लेते हो। जो गूगल से डाउनलोड करते हो ना, वो वायरस लेके आते हैं, वो आपके सिस्टम को चोरी भी कर सकते हैं, आपका जो पर्सनल डेटा है उसको। तो वो ना करें। आपने देखा होगा वो व्हाट्सअप है ना, व्हाट्सअप प्ले स्टोर पे अवेलेबल नहीं है, लेकिन वो फीचर बहुत ज़्यादा देता है, और लोग क्या होता है उससे आकर्षित हो जाते हैं और व्हाट्सअप डाउनलोड कर लेते हैं। तो फिर वो प्ले स्टोर पे नहीं मिलता, वो मिलता है गूगल पे, क्रोम पे मिलता है, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करते हो। और आपने उसकी अगर पढ़ी है ना, इंस्ट्रक्शंस पढ़ी है, तो वो सारा का सारा आपका डेटा मांगता है। आपको मीडिया का है, फ़ोन कॉल्स का सारा आपको उसको परमिशन देनी पड़ती है, तब जाके वो आपका चालू होता है, क्योंकि फंक्शंस उसमें बहुत ज़्यादा है। तो वो ना करें, अगर आपके पास है तो उसको डिलीट करके अपना सिंपल वाला कर लो जो आपको प्ले स्टोर पर मिल रहा है, वो सेफ़ है आपके लिए। तो यहाँ पे कहता है कि हमेशा जो रिलायबल सोर्स है उनसे ही सॉफ्टवेयर या एप्लीकेशन का आपको डाउनलोड करना है। कभी भी ये जो क्रोम वाली है उनको ना यूज़ करें आप।
अब कहते हैं कि सभी उपकरण खाते एक मजबूत पिन। यहाँ पर कहते हैं कि अगर आपने गूगल पे बना रखा है फ़ोन में, आप फ़ोन पे चलाते हो, आप कोई भी ऐसी मोबाइल पे जो पेमेंट करने वाली ऐप है उसको आप यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड लगा के रखो। उसके बाद आपने जो नेट बैंकिंग पासवर्ड है उस पर आपको क्या करना है, 1 टाइम का पासवर्ड और आपका OTP जो है वो आपको किसी को बताना नहीं है। उसके बाद हमेशा जो है वाईफाई राउटर को मजबूत पासवर्ड के साथ अपना सेफ रखना है आपको। अगर बात करें अगर आप पब्लिक का वाईफाई यूज़ कर रहे हो तो उसमें ब्राउज़ करते समय सावधान रहें, लेकिन व्यक्तिगत और व्यावसायिक ईमेल व बैंकिंग खाते में लॉगिन करने से बचें। अब यहाँ पे क्या होता है, हम ना फ्री के चक्कर में क्या करते हैं, हम किसी कैफ़े में जाते हैं, हम कहीं शॉपिंग मॉल में जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं, फ्री का वाईफाई मिल रहा है तो वहाँ पे हम एक बढ़िया सी मूवी डाउनलोड करके लेके आते हैं ना, क्योंकि हमें तो लिमिटेड डेटा मिलता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, सार्वजनिक वाईफाई एक बार चेक कर ले, क्योंकि बहुत झोल होता है इन सब चीज़ों में। अगर मैं बात करूँ सार्वजनिक कंप्यूटर से नेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करने के लिए हमेशा वर्चुअल जो VPN है, वर्चुअल कीबोर्ड का ही आप उपयोग करना है, और ऑनलाइन लेन देन के पूरा होने के बाद जो है बैंकिंग पोर्टल वेबसाइट से लॉग आउट आपको फटाफट से कर देना है। अगर मैं बात करूँ ईमेल जो अटैचमेंट को खोलने से पहले वायरस स्कैन करें, अज्ञात या जो आप जिसको नहीं जानते हो और जिस पे आप विश्वास नहीं करते हो, गैर विश्वसनीय सोर्स से प्राप्त ईमेल अटैचमेंट को खोलने से बचें। वो अगर आप खोल लेते हो ना, उस लिंक पे भी क्लिक कर लेते हो, फिर तो बाय बाय टाटा टाटा होगी, है ना, उनसे बचना है। अगर मैं बात करूँ पहचान प्रमाण दस्तावेज को अनजान व्यक्ति संस्था जिसकी प्रमाणिकता जो है उसकी बात अगर मैं बात करूँ आपकी अपने E-वॉलेट में अपने क्रेडिट जो आपके डेबिट कार्ड है उनको आपको सेव नहीं करना है, क्योंकि कई बार होता क्या है, हम इतने भुलक्कड़ होते हैं, हमें नहीं पता होता वो जो पिन होता है आपका क्रेडिट कार्ड का, डेबिट कार्ड का पिन आपको नहीं पता होता है, और वो पिन आप क्या कर लेते हो, अपना डेबिट कार्ड के पिन नंबर से आप अपने फ़ोन में सेव कर लेते हो, फलाना फलाना ये मेरा पिन है, तो वो बड़ा खतरा होता है। कोई भी आपका फ़ोन लेता है तो फिर गड़बड़ी हो जाती है। उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है, साइबर अपराध आपके पास हो जाता है, आपको क्या करना है, कहाँ पर जाओगे आप रिपोर्ट करने के लिए साइबर फ्रॉड अगर आपके साथ होता है, तो ध्यान दें, यहाँ पर आपको देर नहीं करनी है, फटाफट से भाग जाना है। कहाँ पर? अपने पास वाले पुलिस स्टेशन पर। फिर आपको क्या करना है, साइबर अपराध की ऑनलाइन रिपोर्ट करने के लिए आपको कहाँ पर जाना है, फटाफट से कहाँ पर जाओगे आप, HTTPS, देखो यहाँ पे HTTP है ना, ठीक है, लेकिन जहाँ पर HTTPS लिखा होता है ना वो आपका सिक्योर होता है और यहाँ पर आप पेमेंट कर सकते हो। तो HTTPS cybercrime.government.in पर आपको जाना है और वहाँ पर अपनी कंप्लेंट आपको दर्ज करा देनी है। अगर मैं बात करूँ इस पोर्टल की, तो इसमें 2 भाग आपके होते हैं, एक भाग आपका महिलाओं के लिए होता है, दूसरा भाग आपका बच्चों के लिए होता है। बच्चों से संबंधित जो अपराध है, क्राइम है, वहाँ पर इसकी रिपोर्ट कराई जाती है। अगर मैं बात करूँ हेल्पलाइन नंबर की, तो हेल्पलाइन नंबर जो है 155260, यहाँ पर आप डायल करो, फटाफट से अपनी रिपोर्ट आपको दर्ज करा देनी है। आपको वहाँ पर प्रेजेंट होने की भी ज़रूरत नहीं है, फटाफट से इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। उसके बाद आपका अगर फ़ोन चोरी हो गया तो आपको पुलिस स्टेशन में ही जाना पड़ेगा। उसके बाद हेल्पलाइन नंबर जो है 14400 के माध्यम से जो है डिपार्टमेंट ऑफ टेली कम्युनिकेशन को आप बता सकते हो। सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर जो है पर ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज करा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं किसके लिए, इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से रिलेटेड। क्या है जी, कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजन है इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसमें धाराएं हैं कुछ। अगर हॉस्टल वार्डन के स्टूडेंट हैं वो तो धारा पढ़ पढ़ के अपने माथे पे हाथ रख रहे होंगे ना, हाय कितनी धाराएं हैं, हाय ये हो गया, कोई नहीं, थोड़ी सी है, कर लो आप इनको भी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर संसाधनों से छेड़छाड़ की कोशिश करना, अगर कंप्यूटर के आपके रिसोर्सेज हैं उनके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो तो उसके लिए धारा लग सकती है 65। उसके बाद अगर कंप्यूटर में इकट्ठा डेटा मतलब कि संग्रहित डेटा के साथ छेड़छाड़ कर उसे हैक करने की कोशिश कर रहे हो, अगर मेरा डेटा मेरे कंप्यूटर में है, अगर आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, उसको हैक करने की कोशिश भी कर रहे हो, तो धारा लग सकती है 66। अगर मैं बात करूं कंप्यूटर या अन्य किसी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चोरी की गई सूचनाओं को बेईमानी से प्राप्त करने के लिए दंड का प्रावधान बताया गया है धारा 66B में। अगर मैं बात करूं किसी की पहचान चोरी करने के लिए दंड का प्रावधान धारा 66C में है। अगर इसका थोड़ा सा मैं एग्जांपल देना चाहूँ क्लास को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो इसमें क्या है, आप हो, ठीक है, आपके नाम से आपके ही फ़ोटो से कोई और आपकी ID बना रहा है, कोई और बात कर रहा है,
कहने का मतलब आप ही के नाम से बिल्कुल प्रॉपर आपका नाम है, प्रॉपर आपकी तस्वीर को यूज़ करके दूसरा जो है आपका कर रहा है, मतलब कि दूसरों को तो यही लगे ना फलाना फलाना ये है। तो पहचान चोरी करने के लिए भी दंड का प्रावधान है। अगर ऐसा कोई कर रहा है, आप ही की आईडी को लेकर, आप ही की पहचान लेकर वो ऐसा कोई काम कर रहा है, तो उसके लिए प्रावधान है दंड का कितना, 66C में। तो चलिए अगर मैं बात करूं, अपनी पहचान छुपाकर कंप्यूटर संसाधनों या किसी संचार युक्ति की मदद से छल करने के लिए दंड का प्रावधान है 66D में। देखो 66C दूसरों की पहचान चोरी करने के लिए, और 66D क्या है कि अपना पहचान छुपा रहे हो। अब जैसे कोई लड़की है वो लड़का बन के बात कर रही है, लड़का है लड़की बन के बात कर रही है, कितना होता है ये सोशल मीडिया साइट पे। तो इसके लिए दंड का प्रावधान 66D में है। अगर मैं बात करूं किसी की एकांतता के अतिक्रमण भंग करने के लिए दंड का प्रावधान है 66E में, 66E में। CD और E याद कर लेना है, किसी की आप प्राइवेसी को भंग कर रहे हो तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है। अगर मैं बात करूं कामुकता व्यक्त करने वाली कार्य सामग्री के इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रकाशन के लिए अगर कोई ऐसी सेक्सुअल कंटेंट आप डाल रहे हो ऑनलाइन, उसके लिए भी दंड का प्रावधान है 67A में। उसके बाद अगर मैं बात करूं ये जो आपका कंटेंट है, सेक्सुअल कंटेंट है, उसके कार्य आदि में बालकों को चित्रित, अगर किसी अपने बच्चे को यहाँ पे लेबल किया है तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है 67B में। अगर बात करें मध्यवर्ती द्वारा सूचनाओं को बाधित करने या रोकने के लिए दंड का प्रावधान 67C में है। अगर मैं बात करूं सुरक्षित कंप्यूटर तक अनाधिकृत पहुंच बनाने से संबंधित जो प्रावधान है वो 70 में है। अगर बात करूं डेटा या आंकड़ों को गलत तरीके से पेश करने के लिए दंड का प्रावधान, डेटा या आंकड़ों को आपने गलत तरीके से पेश किया है, फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ भी आपका या तो ऑफिशियल चीज़ है या फिर आप अनऑफिशियल है, डेटा वेटा का हिसाब करना है, तो उसके लिए आप नंबर कुछ है और बता रहे हो कुछ, तो उसके लिए भी दंड का प्रावधान है 71 में। अगर गोपनीयता या एकांकता मतलब कि आपकी जो प्राइवेसी है उसको भंग करने के लिए दंड का प्रावधान 72 में दिया गया है। अगर मैं बात करूँ कंटेंट की शर्तों का उल्लंघन एवं सूचनाओं को सार्वजनिक करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों को, कॉन्ट्रैक्ट होता है आपने 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है ना, उसकी शर्त है, उसका अगर आप वायलेट कर रहे हो, उसका उल्लंघन कर रहे हो, तो उसकी सूचनाओं को सार्वजनिक पब्लिक कर रहे हो तो उसमें दंड है आपका 72A में। अगर फर्जी डिजिटल हस्ताक्षर होता ना, कई बार साइन कॉपी कर लेते हैं ये डिजिटली, तो उसका भी दंड का प्रावधान है 73 धारा में। अब ये तो हो गया हमारा कुछ साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जो आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब हम थोड़ा सा और अगर डीप में जाके बात करें तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। साइबर क्राइम में क्या है, साइबर क्राइम में आपका हैकर्स होते हैं। अब हम हैकर्स की बात कर लेते हैं, किस टाइप के हैकर्स होते हैं। अगर मैं बात करूं, एक तो आपका ब्लैक हैट हैकर्स होता है, मैंने पढ़ा रखा है लेकिन फिर भी आपको रिवाइज कराने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अगर ब्लैक हैट हैकर की बात करें तो ये क्या करते हैं, जो ब्लैक है तो लोगों को परेशान करने के लिए उनका डेटा चुराते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए। अगर मैं वाइट हैकर की बात करूं तो ये क्या करते हैं, जिसने लोगों का जो डेटा चुराया है उसको अपनी जगह पर सेव करने के लिए, जो एथिकल हैकर्स होते हैं उनके लिए वो वाइट हैट हैकर होते हैं। अगर मैं बात करूं ग्रे हैट हैकर की, तो इस ग्रे में आ जाते हैं आपके ब्लैक प्लस वाइट, इसमें ब्लैक और वाइट जो कि अच्छे हैकर भी होते हैं और जो कि बुरे हैकर्स भी होते हैं। अगर मैं रेड हैट हैकर की बात करूं तो रेड आपका चेतावनी वाला होता है ना, संकेत। तो रेड हैट हैकर्स में क्या होता है, जो ये ब्लैक हैट हैकर्स होते हैं जो कि डेटा को चोरी करते हैं, लोगों को परेशान करने के लिए, ब्लैकमेलिंग करने के लिए, उनको रोकने के लिए ये बेचारे रेड हैट हैकर्स हैं, ये चेतावनी लेकर खड़े हो जाते हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो सकता है। अगर मैं बात करूं ब्लू हैट हैकर्स की, तो ये क्या होते हैं, ये हैकर्स जो है वो कंपनी द्वारा बेसिकली उनको बुलाया जाता है, उनको कहा जाता है कि आप आओ, आप हमारा जो हमने जो एप्लीकेशन बनाई है उसमें देखो, उसमें कोई हैकिंग तो नहीं हो रही, उसमें हमारा डेटा कोई चोरी तो नहीं कर रहा। तो स्पेशली उनके लिए ये आपके ब्लू हैट हैकर्स होते हैं। अब मैं बात करूं अगर ग्रीन हैकर्स की, तो ये जो ग्रीन हैकर्स होते हैं ना, वो होते हैं जो नए अभी उन्होंने वो मार्केट में उतरे हैं, नई उन्होंने हैकिंग करनी स्टार्ट करी है। अगर मैं बात करूं बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ों की, तो देखो क्या होता है, साइकोलॉजिकल आपके माइंड को वो घुमा कर हैकिंग करते हैं, है ना।
इसमें अगर मैं बात करूँ फिशिंग की तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। देखो ये आपका फिशिंग है, PHISHING, फिशिंग, मछली वाला फिशिंग। तो इसमें क्या होता है, वो आपको मेल करते हैं, मेल के द्वारा वो आपको क्या करेंगे, आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो लीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेल भेजेंगे, आप उस मेल पे क्लिक कर देते हो तो फिर आपका हो गया काम तमाम। उसके बाद अगर मैं दूसरी तरफ अगर मैं बात करूँ विशिंग की, तो इस विशिंग में क्या होगा, इसमें होगा आपको फ़ोन करेंगे, जो विक्टिम होगा उसको ये फ़ोन करेंगे और फ़ोन करके कहेंगे अजी सुनते हो ऐसा ऐसा हो गया। नहीं, विशिंग में क्या करेंगे, विशिंग में फ़ोन करेंगे और कहेंगे हाँ जी आप ये बोल रहे हो और आपका ना आपका लॉटरी लग गई है। नहीं, ये लॉटरी के मैसेज तो आपके मोबाइल SMS पे आएंगे, है ना, मैसेज पे आएंगे। तो फ़ोन करके ये आपको बैंक डिटेल मांगेंगे, आपका बैंक का जो खाता है ना वो बंद हो गया है और हमें ऐसे ऐसे ज़रूरत पड़ गई है, आपको अगर अपना खाता दोबारा से चालू कराना है तो फिर आप दे दीजिए अपने बैंक डिटेल्स। होता है ऐसा। तो जो फ़ोन पे करते हैं ना उनको विशिंग बोलते हैं। और आपका समिशिंग क्या होता है, ये होता है आपका समिशिंग। और समिशिंग में क्या होगा, समिशिंग में क्या करेंगे, जैसे कि SM लिखा हुआ है तो SM से समझ जाओ ये SMS की बात करें। और समिशिंग में ये धोखाधड़ी करते हैं किसके साथ भाई, SMS के साथ। मतलब कि SMS करते हैं, मैसेज करते हैं, मैसेज में कहते हैं जी कौन बनेगा करोड़पति में आपका नंबर सिलेक्ट हो चुका है, अगर आप चाहते हो लॉटरी के पैसे आपको मिले, 30 करोड़ की लॉटरी लग गई है, आप चाहते हो लॉटरी के पैसे आपको मिले तो फटाफट से इस नंबर पे आप संपर्क करें और इसके संपर्क करने के बाद अपना बैंक डिटेल वगैरह इसको दे दें। होता है ऐसा। तो ये होता है आपका समिशिंग। अगर मैं बात करूं, कई बार ना जॉब से रिलेटेड फ्रॉड भी होते हैं। वो आपको कहते हैं कि आपकी ऐसे ऐसे नौकरी लगी, आ जाओ यहाँ पे, हैं आपको पेमेंट करने के लिए बैंक डिटेल आपको देनी पड़ेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ उसकी, कई बार होता है आपका सोशल मीडिया फ्रॉड भी होते हैं ना, सोशल मीडिया पे फ्रॉड होते हैं, पता ही होगा आपको। तो इस तरह के आपके फ्रॉड होते हैं कुछ। मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, रिवाइज आपको कराया है और इसको करने के बाद आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जितने क्वेश्चन बनने होंगे यहाँ से बन जाएंगे। जब हम MCQ करेंगे, PYQ करेंगे, ICT से रिलेटेड ही जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं उनको करेंगे ना, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियरिटी हो जाएगी इन सब चीज़ों से रिलेटेड। और क्या होगा, जब हम MCQ करेंगे, PYQ करेंगे तो उसमें कुछ ऐसा क्वेश्चन आ गया जो कि हमने नहीं पढ़ा है अपने सिलेबस में, अपने जो हमने रिवाइज़ किया या हमने थ्योरी का पोर्शन किया है, तो उसमें मैं आपको वो चीज़ पूरी अच्छे से, पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से मैं एक्सप्लेन करूँगी डिटेल में, ताकि इससे रिलेटेड अगर संभावना है आने का आगे कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड तो वो हमारा निकल जाए आराम से। तो यही था जी आज का हमारा लेक्चर। अगर आपको पसंद आया है तो जी आपको कर देना है जी लाइक, और कर देना है सब्सक्राइब, और कर देना है शेयर। तो खैर नहीं करोगे आप, मुझे पता है, तो बस आपको इतना ही कर देना है। और थैंक यू सो मच।